नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग एवोल्यूशन में एविडेंसेस पढ़ रहे थे, तो आज एविडेंसेस में पढ़ेंगे हम लोग फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। इससे एवोल्यूशन में क्या एविडेंस है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आज, स्पेशली फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इससे क्या होता है देखते हैं हम। फिजियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमॉलिक्यूल्स। कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेम फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स। अगर हम एक सेल की बात करें, एक एक पॉइंट से चलेंगे। नंबर 1, अगर हम सेल की बात करें, सेल की, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रोकैरियोट से हुई है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, यूकैरियोट से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, इन ऑर्गन से बॉडी। चला कहां से? प्रोकैरियोट्स। इवोल्यूशन हुआ, इससे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इवोल्यूशन, देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देन प्रोकैरियोट्स, देन यूकैरियोट्स, देन मल्टीसेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। इसको अगर हम देखेंगे, एक सेल की स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर हम लोग वो देखा है। सेल, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, न्यूक्लियाइड्स है, न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जेनेटिक मटेरियल बीच में है। आरएन, अगर हम वायरस को देखें तो आरएनए है, डीएनए भी है, जेनेटिक मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म है, एक सेल वॉल है, या तो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है, या तो प्रोटीन की बनी है, या तो लिपिड्स की बनी है, बट घिरी हुई है एक लिविंग मैटर से या नॉन लिविंग मैटर से। सेल वॉल जहां है वो नॉन लिविंग मैटर है। तो प्रोटोप्लाज्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, चाहे वो यूकैरियोट्स का हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर का हो, चाहे वो ऑर्गन का हो, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वाटर, कुछ प्रोटीनस मैटर, कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस, कुछ फैट्स, जितने भी आयंस, मॉलिक्यूल्स, उसके स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म के होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो यूकैरियोट्स को लो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स को लो, चाहे मल्टी सेलुलर लो, चाहे यूनिसेलुलर लीजिए। वही चीज बता रहा है कि प्रोटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है, वो सेम होता है, चाहे प्रोटोजोआ का चाहे मैमल्स का। एक सेल का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। सेल की बॉडी सबसे बनी होती है। हम लोगों ने यह भी देखा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इस सेल का स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी और सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म और कंपोजिशन ये बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह। यही लाइन है ये, जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी स्टडी, प्रोटोप्लाज्म की स्टडी ये बताती है कि चाहे वो प्रोटोजोआ हो यानी यूकैरियोट्स हो, चाहे मैमल्स हो, ऑर्गेनिक सिस्टम जिसमें हो, ऑर्गन सिस्टम, सबके प्रोटोप्लाज्म और सेल करीब करीब उनका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन सेम होता है। ये हम लोगों का हो गया सेल, सेल का स्ट्रक्चर से। सेल के अंदर हम अगर ऑर्गेनेली देखें, सेल के ऑर्गेनेली है, उसमें लाइसोप्लाज्म, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वो जो ऑर्गेनेली होती है वो प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखें बैक्टीरिया के सेल में, यूकैरियोट के सेल में भी ऑर्गेनेली होती है कमोबेश। जैसे हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की तरफ बढ़ेंगे, ऑर्गेनेली कॉम्प्लेक्स होती जाएंगे। राइबोसोम, इस राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी है, मल्टीसेलुलर में है।
अंतर यह है कि प्रोकैरियोट्स में 17S है, 18S है, ये डेवलप हो रहा है। चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन हो, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो डेवलपिंग स्टेज में हो। प्रोकैरियोट्स तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिमार्केशन है बीच में प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ये जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हम देखें सेल के, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, सेल ऑर्गेनेली, करीब करीब चाहे वो प्रोटोजोआ हो जहां से लाइफ शुरू हुई है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मैमल्स हों, सब के सब में इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर इससे होता है। सेल डिवीजन को देखें, सेल की डिवीजन को देखें तो सब में सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस सब में होता है। प्रोटोजोआ में स्प्लिटिंग होती है, लेकिन डिवीजन होता है सेल का। सेल का डिवीजन को प्रिमिटिव स्टेज होती है प्रोटोजोआ में। प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा यूकैरियोट्स में जाएंगे, सेल डिवीजन वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सब के सब मैमल्स, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब में सेल डिवीजन होता है। मियोसिस होती है, मियोसिस की प्रोसेस वही सब है, उसमें भी रिडक्शन डिवीजन होगा, गैमीट्स बनेंगे सब में। अंतर थोड़ा थोड़ा सा रहेगा, कहीं सिंपल है, कहीं कॉम्प्लेक्स है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि सेल साइटोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर, चाहे वो सेल वॉल हो, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, उसका कंपोजिशन, सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल है, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलपिंग हो या अनडेवलपिंग हो, सेल ऑर्गेनेली, सेल का फंक्शन, सेल का डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब में होता है। चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी देखिए, प्रोकैरियोट्स का यूज यूनिसेलुलर है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे पोरीफेरा में तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो टिश्यू आ जाएंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो टिश्यू मिलकर के ऑर्गन हो जाएंगे, और ऊपर डेवलप ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो ये ऑर्गन मिलकर के बॉडी हो जाएगी। ये चाहे वो स्ट्रक्चरल देखें, चाहे फंक्शन देखें, साइटोलॉजी का, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ा है। इससे ये प्रूव होता है, प्रूफ होता है कि इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट द सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेली, प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन एंड जेनेटिक मटेरियल, ये पहला पॉइंट है जिससे ये स्टडी से ये मालूम होता है इवोल्यूशन हुआ है। नंबर 1 पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं एंजाइम्स, इसी के साथ आप जोड़ लीजिए हार्मोन्स भी, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इसकी अगर स्टडी करें हम, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स प्रोटीन स्ट्रक्चरल होता है, प्रोटीन नेचर होता है, प्रोटीन का बना होता है, और हार्मोन दोनों सेम होते हैं, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर डेवलप ऑर्गेनिज्म तक। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। दो एंजाइम्स, मोड ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ स्ट्रक्चर एंजाइम्स के सेम होते हैं। 2 एग्जाम्पल के रूप में बताया गया, चाहे वो प्रोटोजोआ का हो, चाहे वो मैमल्स का हो। नीचे से ऊपर तक चलेंगे तो एंजाइम्स सब में है, मोड ऑफ कंपोजिशन इनका, मोड ऑफ स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन सब के सेम होते हैं। ट्रिप्सिन चाहे वो प्रोटोजोआ में हो, चाहे वो मैमल्स में हो, सब में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसी तरह से एमाइलेज सब में है। ये एंजाइम जितने भी बॉडी में होते हैं, सब के सब का मोड ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ स्ट्रक्चर सेम होता है।
वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। उसी तरह से हार्मोन्स, इसका भी मोड ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन देखें, इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज से निकलता है, सब में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। हर ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन है, पैंक्रियाज से निकलेगा, किसी किसी रूप में इंसुलिन निकलेगा जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उसका स्टोरिंग का काम करेगा, या स्टोर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन का काम करेगा, डिस्प्लेसेंस का काम करेगा। और सबसे जो इसका प्रूफ एग्जाम्पल है, इंसुलिन अगर किसी की बॉडी में कम है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में तो डायबिटिक्स होती है, लो होने पे या हाई होने पे, डायबिटीज मेलिटस इसको बोलते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, और वो इंसुलिन बनता कहाँ है? हम लोगों ने डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में पढ़े थे, बैक्टीरिया से सेक्रेट किया जा रहा है। बैक्टीरिया में भी इंसुलिन बनता है, वो मैमल्स में ही बन रहा है। इस तरह से एंजाइम्स हो या हार्मोन्स हो, सब के सब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, मोड ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन सेम होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, एक है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन, थायराइड, ये कमी अगर पड़ जाती है तो वर्टिब्रेट्स के केस में देखा गया है कि किसी भी एनिमल्स का थायराइड का इंजेक्शन दे दीजिए तो काम करता है। सेम है थायरॉक्सिन, वर्टिब्रेट्स के केस में सब में थायरॉक्सिन सेम है। तो ये एंजाइम्स और हार्मोन्स की स्टडी ये बताती है कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, स्पेशली वर्टिब्रेट्स के केस में ये सब के सब जितने वर्टिब्रेट्स के एनिमल हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स करीब करीब सेम होते हैं। इससे प्रतीक होता है कि एवोल्यूशन हुआ है, सबके एंसेस्टर एक है, क्योंकि एक जगह सब काम कर रहा है, इसका मतलब सबका एंसेस्टर एक है। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एग्जाम्पल हो गए आपके ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एंजाइम्स के हो गए, इंसुलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन के हो गए। एडिनोसिन देखिए, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इज एनर्जी करेंसी इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल। वेरी गुड एग्जाम्पल, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स। एटीपी, एटीपी एडीपी में बदलता है। एटीपी की साइकिल हम लोग जानते हैं, देखिए एटीपी, एटीपी, एटीपी और एडीपी, देखें ये साइकिल इसकी चलती है। एटीपी रिलीज करेगा एनर्जी, एडीपी में बदल जाएगा, फिर एडीपी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटीपी में बदल जाएगा। एटीपी चार्ज एनेबल्ड है और एडीपी डिस्चार्ज एलिमेंट है। एटीपी एडीपी में बदलता है, एनर्जी देगा। ये सब एनिमल में होता है, ये साइकिल चलती है, एडीपी एटीपी, देन एटीपी एडीपी। एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा, एडीपी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटीपी में बदल जाएगा। ये एटीपी और एडीपी की साइकिल करीब करीब हर एनिमल्स में होती है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया कि ये जो है एटीपी करेंसी है इन ऑल एनिमल। और दूसरा देखें एग्जाम्पल, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए इन ऑल एनिमल्स एंड हैज बीन सेम बेसिक स्ट्रक्चर। डीएनए हमने पहले पॉइंट्स में बताया था, डीएनए चाहे आरएनए, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकैरियोट्स का हो, डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर सेम है। वही नाइट्रोजनस बेस, शुगर,
और फास्फोरिक एसिड सब में स्ट्रक्चर वही है, आरएनए का स्ट्रक्चर वही सब है, यानी प्रोकैरियोट्स से लेकर के मैमल्स सब की सब में। इसका मतलब है उसी तरह से आरएनए सेम है, उसमें भी थायमिन की जगह यूरासिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। आरएनए के केस में उसके स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो मैमल्स हो, सब में सेम है। इससे ये प्रतीत होता है कि इवोल्यूशन हुआ है और सब के सब एनिमल के एंसेस्टर कोई एक है। किससे प्रतीत हुआ है? जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। और देखें सीरम प्रेसिपिटेशन ऑफ एमएफ रिवील्स एंटी सीरम ऑफ ब्लड, ह्यूमन प्रेसिपिटेशन मोर विद द सीरम ऑफ द एप्स। अगर हम ब्लड का स्ट्रक्चर देखें, ब्लड का हीमोग्लोबिन और ब्लड का सीरम का सीरोलॉजी, ब्लड का सीरोलॉजी अगर स्ट्रक्चर देखें तो जितने वर्टिब्रेट हैं सबके सीरम करीब करीब एक होते हैं। ह्यूमन के केस में सबसे नजदीक का सीरम जो होता है वो एप्स का है और लेसर मंकी का है। उसके बाद रैबिट, डॉग्स, ये सब के सब जो है वो बहुत क्लोज रिलेशन दिखाते हैं। ब्लड का जो सीरम है उसी तरह से उसकी हीमोग्लोबिन है, उसके स्ट्रक्चर करीब करीब सेम होते हैं जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन सबसे नजदीक एप्स होता है ह्यूमन का। इसके ब्लड के सीरोलॉजी के स्टडीज के कंपैरेटिव स्टडी से ये रिवील्स होता है, प्रतीत होता है कि सबके एंसेस्टर कोई एक है। और देखें आप माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम देखेंगे हम लोग, साइटोक्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम, ये सब में साइटोक्रोम सी, यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये साइटोक्रोम सी सब में होता है, हर प्रत्येक, चाहे वो वर्टिब्रेट्स के सब में हो, प्रोटोजोआ में, यूनिसेलुलर में, सब में, क्योंकि एनर्जी फॉर्मिंग प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है। इससे ये प्रतीत होता है कि सब के सब एंसेस्टर एक है। उसके बाद देखें कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसकी स्टडी अगर हम देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, सब में है। अंतर थोड़ा हो, किसी में न्यूक्लियस नहीं है, किसी में न्यूक्लियस है, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, बट जो उनका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा का, सीरम का जो स्ट्रक्चर है, ये सब करीब करीब सब सेम होता है। हीमोग्लोबिन, किसी में हीम है, किसी में हीम नहीं है, थोड़े बहुत अंतर के साथ, लेकिन हीमोग्लोबिन सबका सब, मोड ऑफ कंपोजिशन और मोड ऑफ एक्शन सबका एक है। सब रिस्पिरेशन में काम करते हैं। एनिलिडा का जो हीमोग्लोबिन है वो मैमल्स के हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता है। वर्टिब्रेट्स के जितने भी एनिमल होते हैं सबके सब हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में सब करीब करीब सब समान होते हैं, सबका रिस्पिरेशन में काम है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स को स्टडी से देखें, वर्टिब्रेट्स के केस में करीब करीब सबके बराबर होते हैं। तो ब्लड का कंपोजिशन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और ब्लड ग्रुप्स, इसको अगर देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स करीब करीब जितने एनिमल्स होते हैं, वो चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, और कुछ लोअर एनिमल में अगर आप जाएंगे, एनिलिड्स के केस में देखेंगे, एम्फीबिया के केस में देखेंगे, सब के सब में बहुत क्लोज रिलेशन है। इससे लगता है
कि सबके एंसिस्टर एक हैं, रिवोल्यूशन हुआ है इस दोनों पॉइंट से। और देखें आप, अगला है मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल ऑब्लिक मेटाबॉलिक एक्शन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जितने भी सिस्टम हैं सबके सब करीब करीब सबके सेम है। सबका डाइजेशन होता है, भोजन सब फीडिंग करेंगे, सब में रिस्पिरेशन होगा, सब में एक्सक्रेशन होगा। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है, मोड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस करीब करीब सबके सेम होते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन हो, डाइजेशन हो, रिस्पिरेशन हो, मसल कंट्रैक्शन हो, रिप्रोडक्शन हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग ऐसे पढ़े थे, करीब करीब सबका सेम होता है। तो ये जितना मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल जितने चल रहे हैं एक्शंस फिजियोलॉजी के, वर्टिब्रेट्स में करीब करीब सब है, इनवर्टिब्रेट्स में भी वहीं से मोड ऑफ एक्शन उनका सब है। इससे यह प्रतीत होता है कि सब का सब एंसिस्टर कोई एक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। उसके बाद देखें डीएनए, सेंट्रल डोगन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन, ये सब में हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यूकैरियोट्स में ही पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है। करीब करीब सबके मोड ऑफ एक्शन सबके सेम है। सेंट्रल डोगमा जितने एनिमल हैं सब में सब लग रहा है। ये हमारा मोड ऑफ सेंट्रल डोगमा है। ये भी चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में सेम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कुछ वायरस में होते हैं, ये भी एक प्रकार का सेंट्रल डोगमा है, इसमें डिसओबे नहीं होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो पहले डीएनए बनाता है, फिर डीएनए से आगे सेंट्रल डोगमा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कोई डिसओबे नहीं होता है। मान लीजिए आरएनए है, वो आरएनए डीएनए बना दिया, फिर रास्ता पकड़ लिया, डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए प्रोटीन बनाया, सेंट्रल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रल डोगमा, डीएनए, आरएनए, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस सबका करीब करीब वही है, सेम रिलेशन सब में सेम है। इससे यह क्या लग रहा है कि सब के सब इवोल्यूशन हुआ है और सबके सबके एंसिस्टर एक है। एक्सक्रेशन देखें, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटिव मटेरियल अगर हम देखें तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं सबको अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक, अमीनोटेलिक, सबको अमोनिया निकलती है, अमीनोटेलिक। कौन से? फिश। उसके बाद एम्फीबिया में आएंगे तो यूरोटेलिक और अमीनोटेलिक दोनों होते हैं। टाइडपोल लार्वा जो एम्फीबिया का होता है, फ्रॉग का, वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन जैसे एडल्ट हो जाएगा वो यूरोटेलिक हो जाता है, यूरिया निकालेगा। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में यही यूरिक एसिड हो जाएगा, और मैमल में फिर यूरोटेलिक हो जाएगा। तो चाहे वो अमीनोटेलिक हो, चाहे वो यूरिकोटेलिक हो, चाहे वो यूरोटेलिक हो, ये एक्सक्रेशन भी बताते हैं कि सब का सब वही अमोनिया है। एक्सक्रेटिव मटेरियल सब में अमोनिया बन रही है, चाहे वो यूरिक एसिड में निकले, चाहे यूरिया के रूप में निकले, चाहे अमोनिया के रूप में निकल जाए। एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया के रूप में डिफ्यूज होकर निकल जाती है। तो ये एक्सक्रेटरी मटेरियल भी है, बताते हैं फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये भी बताते हैं कि सबके एंसिस्टर एक हैं, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ा है। यही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, ग्रेजुअल चेंजेस
in organism, gradual changes, slowly and gradual changes in organism which makes from simple to complex organism, वही चल रहा है। वो चाहे ब्लड की प्रोटीन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो सेल से, एवरीथिंग इज सिमिलर, प्रोटोजोआ से मैमल्स तक। ये सब ये क्या बताते हैं? ये सब यही बता रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो प्रोटोजोआ का हो चाहे मैमल्स का हो। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, साइटोलॉजिकल एंड बायोमायोलॉजीज के बेस से, चाहे वो बॉडी स्ट्रक्चरल सेल का स्ट्रक्चर हो, चाहे टिश्यू का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, चाहे सेल के अंदर की एक्शंस हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे वो ब्लड के कंपोजिशन हो, ये सारे की सारी चीजें स्टडी करने से ये मालूम होता है इवोल्यूशन हुआ है। 7-8 पॉइंट्स में मैंने इसको समराइज कर दिया। नंबर वन, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेली, प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन एंड आरएनए। उसके बाद डीएनए, एटीपी, एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड का स्ट्रक्चर। उसके बाद एक चीज और हो गया, यूनिवर्सल कोडान, जेनेटिक कोड। प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमको बताना था। जेनेटिक कोड सबके सेम है, जो ट्रिपल कोडान है, चाहे वो प्रोटोजोआ का हो चाहे वो मैमल्स का हो, 3 अक्षर सब में है, सब प्रोटीन कोई कोई कोडी करते हैं। और एक यूनिवर्सल कोडान है, AUG, जैसे AUG यूनिवर्सल कोडान है, सब में बराबर है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, सब में जेनेटिक कोड, सब में ट्रिपलन टाइप के हैं, सब में 20 अमीनो एसिड्स हैं, वही 20 अमीनो एसिड सब में प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये सब क्या प्रदर्शित करता है? जेनेटिक कोड, प्रोटीन की सिंथेसिस, अमीनो एसिड्स, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्म सेल का स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ब्लड का स्ट्रक्चर, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इस सब में सब सिमिलरिटी है। फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, जेनेटिकल एंड साइटोलॉजिकल सिमिलरिटीज है। इससे ये प्रतीत होता है एवोल्यूशन हुआ है। आई होप कि फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिलेटेड एवोल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।